हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। झारखंड ज्योग्राफी का यह हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें कि आज हम देखेंगे झारखंड का धरातलीय स्वरूप। इसके पहले हमने झारखंड के भूगर्भिक इतिहास, उसके बारे में जो पढ़ने के लिए, जैसे कि किस क्रम की चट्टानें हैं। झारखंड का भूगर्भिक इतिहास को पढ़ने से पहले हमने उसे समझने के लिए कुछ बातों को पढ़ा है। आर्कियन क्रम से लेकर के विंध्यन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, सबके बारे में अच्छे से, चट्टान क्या होता है, यह कैसे बनता है, किस प्रकार से चट्टानों का निर्माण हुआ, कितने टाइप का चट्टान है, इसके बारे में हमने समझने के लिहाज से सब कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि चट्टान क्या होता है और चट्टानों में खनिज किस प्रकार से मिलते हैं, किस प्रकार के चट्टानों में कौन से खनिज, अयस्क, कोयला किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब किस प्रकार के चट्टानों में देखने को मिलते हैं। तो सब कुछ हमने इसके पहले बात किया है। आज हम बात करेंगे कि वो जब चट्टानें बन गई, चट्टानें जब बन गया तो एक स्थलाकृति, पर्वत, चट्टान क्या रूप ले लिया। ठीक है, पठार बन गया, पर्वत बन गया, जैसा कि आप जानते हैं, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो ये सब क्या है, उसी समय जब लावा धरती अपने अंदर से, जब धरती पर कुछ नहीं था, ठीक है, धरती पर जब कुछ नहीं था, आज से 400 से 450 करोड़ वर्ष पहले की बात है, जब धरती आग का धधकता हुआ गोला था और अपने अंदर से मैग्मा को निकाल निकाल करके, मतलब जो जो गर्म तरल पदार्थ था, बहुत ज्यादा जो तप रहा था, ठीक है, आग का धधक बाहर निकल निकल के क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था और चट्टान का रूप ले रहा था। तो वो जो चट्टान बन रहा था, तो उसमें मैंने बताया कि कोई तरह का जीवाश्म नहीं है, लेकिन धरती अपने अंदर से खनिज को निकाल करके बाहर दे रही थी। तो उसमें किस प्रकार के खनिज, आर्कियन क्रम की चट्टान, उसके बाद प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षयन और अपरदन से क्या बन रहा था, धारवाड़ क्रम की चट्टान, जिसमें कि बहुत ज्यादा आपको खनिज, लवण, आर्थिक रूप से, यह सब कुछ के बारे में हमने बात किया। आप जरूर उसे देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा झारखंड का भूगर्भिक इतिहास। दोस्तों, आज जो हम धरातलीय स्वरूप को देखने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है धरातलीय स्वरूप। अब क्या है कि किसी भी क्षेत्र के धरती के ऊपर, धरातल का मतलब क्या है कि सरफेस पे, पृथ्वी के, हम अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर झारखंड की बात करेंगे, तो झारखंड की धरातल पर, झारखंड के धरा पर, झारखंड की धरती, जो हमारा झारखंड का धरातल है, सरफेस है, भूपृष्ठ है, इस पर किस प्रकार का स्थलाकृतियां बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से जो चट्टान है यह किस प्रकार से है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, नदियों की सहायक नदियां हैं, उसके बाद जो मैदान है किस प्रकार से है, इसका स्टडी करना, इसकी स्थिति को जानना, इसका पोजीशन कहां पर है, इसके विशेषता को जानना, इसमें क्या पाया जाता है, यह सब कुछ हम लोग किसमें देखेंगे, धरातलीय स्वरूप में। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि एक लिखा हुआ है, किसी भी भू आकृति को, एक भू आकृति पृथ्वी की सतह पर जो भू आकृति बना हुआ है, जैसे कि पहाड़ हो गया, पहाड़ियां हैं, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, ये जो पृथ्वी की सतह पर एक विशेषता है, जो कि किसी इलाके का, पर्टिकुलर इलाके का एक हिस्सा है, और उस हिस्से को हम पढ़ेंगे धरातलीय स्वरूप के अंदर। तो यही आज हमको देखना है, झारखंड के धरातल पर किस प्रकार के पठार पाए जाते हैं, किस प्रकार की नदियां हैं, किस प्रकार के मैदान हैं, यह सब कुछ, किस प्रकार की पहाड़ियां हैं, उसकी विशेषता क्या है, उसका स्थिति कैसा है, सब कुछ हम देखेंगे मैप्स पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप। दोस्तों, धरातलीय स्वरूप को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र की धरातल पर, जो उसके सरफेस पर एक ऐसा आकृति प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जैसे कि ये बनता कैसे है, इसके बारे में तो हमने पहले बात कर लिया है। पर्वत कैसे बना, पठार कैसे बना, आज से 400 450 साल पहले से ये बनते आ रहा है। और झारखंड में उस समय से, जब धरती का शुरुआत हुआ था, आर्कियन क्रम की चट्टानों से लेकर के जो अभी आधुनिक क्रम की चट्टान, सब यहां पर पाया जाता है। प्रकृति का एक ऐसा महिमा है, प्रकृति का महिमा मंडन कीजिए, कृपा है कि झारखंड की धरती पर सब तरह के चट्टान पाए जाते हैं। खनिज का यहां पर भरपूर मात्रा में मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में मिलेगा, कोयला आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, सब चट्टानों से ही मिलता है, अपसादी चट्टानों से, कायांतरित चट्टान, जो मेटामॉर्फिक चट्टान है, सबके बारे में हमने बात किया है। तो पहले देख लेते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां क्या होता है। अगर बात करेंगे पर्वत की, तो पर्वत सबसे ऊंचा, उसके बाद पठार, उसके बाद क्या है, मैदान है। दोस्तों, अगर समुद्र तल से इस तरह से बात अगर कर लें,
तो पर्वत क्या है इस तरह से समझ लेते हैं कि पर्वत का जो बेस होता है, जो आधार होता है वो चौड़ा होता है और इसका ऊपर का भाग कैसा है? नुकीला है, मतलब फ्लैट नहीं है। ये पर्वत का विशेषता है। यहाँ पर हम लोग ऐसे ही समझने के लिए पढ़ रहे हैं। और जो पठार होता है इसका तो आधार भी क्या है? चौड़ा है और इसका जो ऊपरी भाग है, जो शीर्ष है, यह भी चौड़ा होता है, ठीक है? चौरस होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है, तो उसे पठार कह देते हैं, ठीक है? अगर ऊंचाई की बात करें तो पर्वत की ऊंचाई जो पठार से ज्यादा होती है, पठार की ऊंचाई कम होती है, लेकिन एक एक क्या किया गया है, कुछ लिमिट दे दिया गया है कि अगर 600 मीटर से ऊपर, 600 लगभग 600 औसत ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर है तो पर्वत है, 600 मीटर से नीचे है तो पठार है, और अगर 200 मीटर से 100 से 200 मीटर के आसपास समुद्र तल से ऊंचाई है तो मैदानी भाग में उसे दे देते हैं, ठीक है? जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, चाईबासा का मैदान है, ढालभूम का मैदान है, गंगा का मैदान है। झारखंड के लिए अगर भारतवर्ष की बात करें तो वहां पर बहुत सारे मैदान हम लोग पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे जब भारत का ज्योग्राफी करेंगे। तो दोस्तों पठार का ये तो बात हो गया कि नीचे का ऊपर का भाग क्या होता है? चौड़ा होता है, फ्लैट होता है, चपटा होता है, ठीक है? और एक टेबल की तरह होता है, मेज की तरह होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है, पठार को टेबल लैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे पठार को टेबल लैंड भी कहा जाता है। और मैदानों की बात करें तो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 100-200 मीटर होती है तो वह उसे मैदानी क्षेत्र में रखा जाता है। बात करते हैं अगर झारखंड के धरातलीय स्वरूप की, झारखंड के धरातल पर किस प्रकार का प्राकृतिक भू आकृति, किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, किस प्रकार का स्थलाकृतियां पाई जाती है, तो अगर इसके बारे में बात करेंगे तो आप छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार को भूल नहीं सकते हैं। जब तक आप छोटा नागपुर के पठार की बात नहीं करेंगे तो झारखंड की धरातलीय स्वरूप को आप नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्तों झारखंड के पूरे, लगभग पूरे झारखंड के धरातल पर छोटा नागपुर पठार का विस्तार है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। और इसी छोटा नागपुर पठार में आपको कोयला मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, आपको संगमरमर की चट्टानें मिलेंगी, आपको यहां पर क्या बोलते हैं, लोहा मिलेगा, खनिज मिलेगा, तांबा, जस्ता, सब कुछ मिलेगा। तो क्या है, यह झारखंड का छोटा नागपुर पठार की विशेषता है। और इसके यह जो पूरे झारखंड क्षेत्र में इसका विस्तारित है तो इसे हम अलग अलग पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। जो जिस भाग में पठार हो गया उसे उस भाग के पठार का नाम दे दिया जाता है। नदियों के बारे में बात करेंगे, अगला क्लास में हम झारखंड की नदियां लेंगे। दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अगर झारखंड की ज्योग्राफी का क्लास यहां से कर लेते हैं तो आपको कहीं से फिर ज्योग्राफी नहीं पढ़ना होगा। सब कुछ मैप पर हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज। दोस्तों अब बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की बात करते हैं। तो अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें, पूरे भारतवर्ष की, तो ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया कहलाता है, ठीक है? प्रायद्वीपीय भारत। तो यहां पर जो प्रायद्वीपीय भारत के चट्टाने हैं, पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं गोंडवाना लैंड मैंने बताया था इससे पहले, तो गोंडवाना लैंड का जब निर्माण हो रहा था, या फिर जो लावा धरती क्या हो रही है, धरती अपने अंदर से लावा उगल रही है, मैग्मा उगल रहा है, तो ये मैग्मा क्या होता है, बाहर आकर के ठंडा होता था, चट्टान बना लेता है। फिर क्या हो रहा है, ये जो सिलसिला है 1-2 साल थोड़ी चला है, यह सिलसिला लाखों लाख करोड़ों वर्ष तक चला, ठीक है? 250-200 करोड़ वर्ष तक चला और धरती अपने अंदर से मैग्मा निकाल निकाल करके चट्टान का क्या कर रहा है, अंबार बनाया जा रहा है, परत 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 इस पर बनाया जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक पठार का रूप ले ले रहा है, पर्वत का रूप ले रहा है, और इतना कड़ा हो जा रहा है कि फिर इसके अंदर से ज्वालामुखी उगने ही नहीं देगा, है ना? तो इस प्रकार का पर्वत पठार का निर्माण आप बहुत पूरे भारतवर्ष में भी देखेंगे, आपको पूरा विश्व में भी आपको ज्वालामुखी पर्वत मिलेगा, चट्टान मिलेगा, लावा से निर्मित चट्टानें मिलेंगी, उसमें खनिज लवण मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको कोयला मिलेगा, अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, सबके बारे में हमने बात किया है। तो कहता है कि ये जो छोटा नागपुर के पठार की बात अगर करें तो प्रायद्वीपीय पठार, जब हम झारखंड भारत का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, लेकिन आप यहां पर यह समझिए कि प्रायद्वीपीय भारत में जो पठार पाए जाते हैं यह भी लावा से निर्मित है, ठीक है? तो ये जो पठार हैं, इसी पठार का, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तरी, ये क्या है, ये आपका उत्तर भाग है, और ये क्या है, पूरब भाग है। तो उत्तर पूर्वी भाग क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तर, ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये अच्छे से समझिएगा, ये हो गया ईस्ट हो गया। तो उत्तर पूर्वी भाग आपका क्या है, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। और ये आप अगर मानचित्र को समझते होंगे, मैप को समझते होंगे, तो ये क्या है, झारखंड, ये पूरा भारतवर्ष है, और भारत
भारतवर्ष का जो दिल है वो झारखंड, यहाँ पर आप दिख रहे होंगे झारखंड दिल धक 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 कर रहा है। और पूरे झारखंड में लगभग आपको क्या दिख रहा है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार आपको दिख रहा है। तो छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार की। अगर इसका विस्तार के बारे में बात करें, इसका फैलाव कितना है, तो लगभग पूरे झारखंड में, मुख्य रूप से पूरे झारखंड में जो है इसका विस्तार है प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर का। लेकिन छोटा नागपुर का पठार का विस्तार जो है, एक्सपेंशन है, ये झारखंड के नीचे क्या हो गया, इधर हो गया छत्तीसगढ़, इधर हो गया उड़ीसा, इधर हो गया बिहार, इधर हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो पश्चिम वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो झारखंड के से लेकर के ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूरी इस क्षेत्र में भी, इसकी सीमाओं तक भी आपको क्या देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर के पठार का विस्तार देखने को मिलेगा। आप अगर जब तक झारखंड के जिलों के बारे में, उसकी अवस्थिति के बारे में नहीं जानेंगे, इसमें कितने प्रमंडल है, तो पहला क्लास में हमने आपको यही याद कराया है जिलों के बारे में, तो जरूर आप उसे भी देखिएगा। देखिए ये जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों, ये आर्कियन काल की चट्टानों से निर्मित हुआ है। आर्कियन काल की चट्टानों से निर्मित हुआ है। अगर आर्कियन काल क्या है, अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो जरूर आप इसके पहले क्लास को देखिएगा, क्योंकि अब अगर हम उसको समझाते हैं, यह सिर्फ केवल यह कह सकते हैं कि धरती पर कुछ नहीं था, धरती केवल एक आग का गोला था, और जब ठंडा हो रहा था, नीचे से मैग्मा लावा को उगल रहा था धरती अपने अंदर से, तो जो चट्टानें बन रही थी वो आर्कियन काल की चट्टानें हैं, आर्कियन लावा से निर्मित है। और चूंकि वो चट्टान, आग्नेय चट्टान, जो सबसे पहला प्रारंभिक चट्टान जो हमने बात किया है, अब क्या है कि ये तो निकल गया, तो उतना परत, जैसे कि अवसादी चट्टान क्या होता है, आर्कियन काल की चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान जब टूट फूट कर उसको बहाकर लेकर जाया जाता है, टूट फूट कर ये परत बनता है, तो इसमें क्या है, ये क्रिस्टल टाइप से बन जाएगा, तो इसमें पानी अंदर जा सकता है, ठीक है, पानी जो है इसके बीच में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा सॉलिड हो जाए, जैसे आर्कियन काल की चट्टान बहुत कठोर, और कोई इसमें क्या है, छिद्र वगैरह नहीं देखने को मिलता है आर्कियन काल की चट्टानों में, तो भूमिगत जल, जो भूमिगत जल होता है, इसके अंदर जल तो ये रख ही नहीं सकेगा, इसीलिए आर्कियन काल की चट्टानों, उत्तरी छोटा नागपुर के चट्टानों में भूमिगत जल की मात्रा क्या है, थोड़ा कम देखने को मिलता है। क्या है, थोड़ा कम देखने को मिलता है, इसकी मात्रा अत्यंत कम है भूमिगत जल की। और जो ये छोटा नागपुर का पठार का जो चट्टान है, किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है, तो आर्कियन काल की लावा से निर्मित है। अब आर्कियन काल की लावा से निर्मित है, तो इसमें क्या है, खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि धरती अपने अंदर से खनिज ही तो निकाल के उगल रहा था, है ना। धरती के अपने अंदर से क्या होता है, लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, निकेल होता है, सिलिकॉन होता है, सब कुछ अपने अंदर में, पेट में धरती अपने गर्भ में रखा है, और जब ये उगल के बाहर निकालेगा तो क्या होगा, सब कुछ हमें देगा निकाल करके, तो वो आर्कियन काल की चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे आर्कियन काल की चट्टानें, तो आपको याद होना चाहिए ग्रेनाइट, है ना, ग्रेनाइट, फिर यह ग्रेनाइट जो है रूपांतरित होकर के, मेटामॉर्फोसिस होकर के इसमें क्या बनता है, नीस बनता है, सिस्ट बनता है। तो इस प्रकार की चट्टान आपको उत्तरी छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिलेगा। अगर आप इसको इसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पहला क्लास जरूर देखना चाहिए कि ग्रेनाइट क्या होता है, जो सिस्ट है वो क्या होता है, नीस वो किस प्रकार का चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान का ही ये प्रकार है। और जो ग्रेनाइट जब बदलता है, तो जब अपना रूप बदलता है, तो नीस सिस्ट में बदलता है। अगर आर्कियन काल की चट्टानों में ग्रेनाइट पाया जाएगा, तो आर्कियन काल की चट्टानें पाई जाएंगी, तो उसमें ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस टाइप का चट्टान पाया जाएगा। अगर उत्तरी छोटा नागपुर पठार की बात करें, तो इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई, यह नहीं कह रहा कि इतना ही रहेगा, आप देखे होंगे कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो सब बात करेंगे, तो जो उत्तरी छोटा नागपुर पठार का जो औसत ऊंचाई है वो क्या है, 700 से लेकर 760 मीटर। तो अगर आपको कोई भी इस रेंज में मिलेगा तो आप इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 760 मीटर। आपको अगर मिलेगा 700, 720, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। अगर इसके उत्तरी छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी की बात करें, जैसे पठार है तो इसमें क्या है, 700 से 760 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें, सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें, तो क्या है, ये वाला आपको यहां पर दिख रहा होगा, गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ियां, गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ियां, जिस पर कि सम्मेद शिखर है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है कौन, पारसनाथ की पहाड़ी। और यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार का ही भाग है। चूंकि यह गिरिडीह में है, तो हम आगे जब इसको और डिटेल में तोड़ करके पढ़ेंगे उत्तरी छोटा नागपुर के पठार को, तो वहां देखेंगे हजारीबाग का पठार,
गिरिडीह का पठार, वहाँ पर इसका ये भाग है, पारसनाथ का पहाड़। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो यह छोटा नागपुर के पठार का भाग है और छोटा नागपुर पठार या फिर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वह क्या है, पारसनाथ का सम्मेद शिखर, जिसका चोटी की लंबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। याद रखिएगा 1365 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 4478 फीट की ऊंचाई है पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर की। 4478 फीट, 1365 मीटर। यह झारखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करेगा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी तो पारसनाथ पहाड़ी की सम्मेद शिखर। दोस्तों, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में झारखंड के धरातलीय स्वरूप को, ये आपका झारखंड है इस प्रकार से कुछ, तो इसको हम क्या करते हैं, 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इसके ये तो पूरा भाग में लगभग उत्तरी छोटा नागपुर का पठार पड़ा हुआ है। इधर इस पार्ट में जो संथाल परगना के क्षेत्र है, इधर हम आगे पढ़ेंगे राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल ट्रैप। ट्रैप क्या होता है इसे भी हम आज ही आपको क्लास में ही समझा देंगे। तो राजमहल की पहाड़ियां, लेकिन इधर जो आपका लगभग उत्तरी छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है, इसको लगभग 4 भागों में जो हम बांट करके पढ़ते हैं, धरातलीय स्वरूप को 4 भागों में। एक पहला क्या है, देखिए यहां इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जहां इंग्लिश में लिखने का जरूरत है समझने का, वहां मैंने कर दिया है। द लैंड फॉर्म ऑफ झारखंड इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन सा? पाट क्षेत्र। याद रखिएगा पाट क्षेत्र, जिसे पश्चिमी पठार भी कहा जाता है, पाट रीजन और वेस्टर्न प्लेटू। फिर अगला रांची प्लेटू, रांची पठार में बांटा गया है, हजारीबाग पठार में, और निचली नदी घाटी तथा मैदानी क्षेत्र। इन 4 पार्टों में बांट करके हम झारखंड का धरातलीय स्वरूप, झारखंड के लैंड फॉर्म को, इसके पर्वत, पठार, नदियों को पढ़ेंगे। आगे हम लोग नदियां भी पढ़ेंगे। नदियों को जब पढ़ेंगे तो मैप के हिसाब से आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं होगा। मैप्स पर कौन कहां है, नदी घाटी परियोजनाएं कहां हैं, कौन सा किधर है, इसकी विशेषताएं क्या है, कौन सी सहायक नदियां हैं, सब कुछ मैप से पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप अगर हमारे साथ नहीं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप अपने कर्तव्य को कीजिए, हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं एक एक करके। पाट क्षेत्र क्या है? पश्चिमी पठार, जो पश्चिमी भाग, जो आप जानते होंगे मैप पर अगर बात करेंगे, ये नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अगर झारखंड को देखकर देखें तो झारखंड का पश्चिमी भाग में पड़ता है पाट क्षेत्र, पाटलैंड जिसे कहा जाता है। तो पाट क्षेत्र, पश्चिमी पठार, रांची का पठार बीचों बीच, हजारीबाग का पठार ऊपर में, आप अगर जिलों के बारे में जानते हैं। उसके बाद निचली नदी घाटी तथा जो मैदानी क्षेत्र यहां पर पाए जाते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं पाट क्षेत्र, पश्चिमी पठार या फिर पाट रीजन, वेस्टर्न प्लेटू। देखिए दोस्तों, पाट का मतलब होता है समतल जमीन। देखिए, यह जो पाट है एक प्रकार का पठार ही है, पठारी क्षेत्र ही है। उत्तरी छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। क्या है? छोटा नागपुर पठार का ही भाग है। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समतल जमीन, फ्लैट जो जमीन है, ठीक है, समतल। लेकिन यह जो है स्थानीय लोगों के द्वारा इसे पाट का नाम दे दिया गया है, इसको पाट कहा जाता है, ठीक है। पाट का मतलब समतल जमीन। लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो यह सबसे ऊंचे भागों में से है। अगर 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 पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ दिया जाए तो झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में यही पाट क्षेत्र आता है। छोटा नागपुर पठार का पाट क्षेत्र। देखिए, यह जो पाट क्षेत्र है दोस्तों, आप इसे देख रहे होंगे, आपको अगर नॉलेज होगा मैप्स का, जिला का, जो कि मैंने बताया है, तो यह किस क्षेत्र में लगभग पड़ रहा है। तो आप इधर देख रहे होंगे लातेहार होगा, गुमला, लोहरदगा, ठीक है। इधर आपका क्या होता है, गढ़वा है, पलामू है। तो लगभग इन सब, गढ़वा पलामू को भी थोड़ा सा टच करता है पाट क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए, यह जो पाट क्षेत्र है इसका मतलब तो समझ गए कि यह समतल जमीन होता है। यह पाट क्षेत्र किस प्रकार से बना है? चूंकि पूरा उत्तरी जो छोटा नागपुर पठार है यह लावा से निर्मित है, तो पाट क्षेत्र भी क्या है? लावा से बना है, ठीक है। लावा से निर्मित है। लावा क्या होता है? जब धरती अपने अंदर से मैग्मा को बाहर निकालती है, ठंडा होता है, लावा के रूप में वह बन जाता है, ठंडा होता है। तो लावा से निर्मित यह पाट क्षेत्र, चट्टान है, जो चट्टान क्या है पाट क्षेत्र का, वह लावा निर्मित है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपको बॉक्साइट जो है भरपूर भरपूर मात्रा में मिलेगा। क्या है? बॉक्साइट आपको यहां पर भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसीलिए आपको याद रखना है कि खनिज भी बहुत ज्यादा अमाउंट भी मिलता है पाट क्षेत्र में। अब देखिए, यह जो भूभाग है, जो पाट क्षेत्र है, इस भूभाग में, जो पर्टिकुलर क्षेत्र में छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पठार हैं, जिसकी ऊपरी सतह क्या है? समतल है। इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, यह जो पाट क्षेत्र है, इस पाट क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे पठार आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं आपको पूरा बता दूंगा तो आप वहां पर देखिएगा।
यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे पठार मिलते हैं, जिसका ऊपरी सतह क्या है, समतल है और इसीलिए स्थानीय भाषा में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, पाट क्षेत्र। तो नाम दे दिया गया है ये पाट क्षेत्र। याद रखिएगा, ये पश्चिमी क्षेत्र में है झारखंड का। अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट मतलब पश्चिम है, ये साउथ है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में आपका क्या है, पाट क्षेत्र है। अगर इसके विस्तार की बात करें, अगर इसके विस्तार के बारे में हम बात करते हैं, तो रांची के उत्तर-पश्चिम देखिए ये क्या है, रांची है, यहाँ पर क्या है, रांची है। तो रांची का ये नॉर्थ साइड, ये क्या हो गया, ईस्ट साइड। तो रांची का उत्तर पश्चिम भाग से लेकर के यहां पर क्या है, गढ़वा है, यहां क्या है, पलामू है। तो पलामू का दक्षिणी किनारा तक, दक्षिणी किनारा रांची के उत्तर पश्चिमी से लेकर के पलामू का दक्षिणी किनारा तक इसका क्या है, विस्तार है। समझ गए, रांची के उत्तर पश्चिम रांची है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ और वेस्ट हो गया, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट। तो रांची के उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर के ये पलामू, ये क्या है, पलामू है, फिर नीचे गढ़वा, पलामू, लातेहार, आपको याद है ना पलामू प्रमंडल। तो ये पलामू के दक्षिणी किनारे तक इसका विस्तार है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर आपको मैप याद होगा, तो यहां पर क्या है आपका, गुमला है, लोहरदगा है। तो ये गुमला, लोहरदगा और लातेहार, ये तीनों को तो अच्छे से कवर करता है। ये जो पाट क्षेत्र है, लातेहार, गुमला, लोहरदगा तो अच्छे से कवर करता है, लेकिन गढ़वा का कुछ हिस्सा भी इसमें टच हो जाता है, पलामू का भी कुछ हिस्सा इसमें टच हो जाता है पाट क्षेत्र में। अगर इसके आकार की बात करें, तो आप क्या देख रहे हैं, इसका आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। अगर पाट क्षेत्र के आकार की बात करें, तो ये कैसा है, ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। अगर कोई ट्रायंगल है, तो उसका क्या होता है, एक बेस होता है, उसका बेस होता है। तो जो इसका जो ये पाट क्षेत्र का बेस है, ये बेस, ठीक है। तो कहता है त्रिभुजाकार है और इसका जो बेस है, इसका आधार है उत्तर की ओर है। किधर, उत्तर की ओर। पाट क्षेत्र का जो आधार है, आधार जो बेस है, वह क्या है, उत्तर की ओर है और इसका शीर्ष और टॉप जो जैसे कहते हैं, यह दक्षिण की ओर है। तो पाट क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पाट क्षेत्र कहलाता है। उत्तरी छोटा नागपुर या फिर झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम बांटते हैं 4 भागों में, जिसमें एक क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं, पाट क्षेत्र को। तो ये जो उत्तरी भाग है, ये क्या है, नॉर्थ साइड में इसका बेस है और साउथ साइड में, दक्षिणी भाग में इसका क्या है, मुंह है, शीर्ष है, टॉप है, ठीक है। और इसका जो आकार है कैसा है, त्रिभुजाकार है। देखिए दोस्तों, एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पाट क्षेत्र है इसका, या फिर यहाँ पर जो जो पठार हैं या जो पर्वत पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो इसका ऊपरी भाग को कहा जाता है टाड़। क्या कहा जाता है, टाड़ कहा जाता है। और निचला भाग को कहा जाता है दोन। याद रखिएगा, ऊपरी भाग को, पाट क्षेत्र में ऊपरी भाग को कहा जाता है, जो जो पर्वत है या फिर पूरे पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, टाड़ कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अलग अलग प्रकार के टाड़ करके, यहाँ झारखंड में जगह भी मिलेगा आपको। तो ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है और निचला भाग को दोन कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्या कीजिएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और पाट क्षेत्र के बारे में हमने बात किया है। आगे देखिए कि अगर पाट क्षेत्र के बारे में बात करें, तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। तो मैंने बताया कि इसके पहले जो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई है वो कितना है, 1365 मीटर। और इसकी जो पाट क्षेत्र, पूरे पाट क्षेत्र का जो एवरेज हाइट है, जो औसत ऊंचाई है, वह 900 मीटर है। तो इसीलिए कहा जाता है कि केवल अगर पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ दिया जाए, तो यह पाट क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, जो पठार है, यह क्या है, झारखंड में सबसे ऊंचा है। अब देखिए, झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट आपको पाट क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। झारखंड के 3 सबसे, ऐसे बहुत सारे पाट हैं, लेकिन आपको जो 3 सबसे ऊंचा पाट झारखंड के, जिसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहां मिलेगा, यही मिलेगा, इसी पाट क्षेत्र में मिलेगा। नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा पाट। याद रखिएगा, नेतरहाट पाट, जो नेतरहाट की पहाड़ियां हैं, आप कभी जाइए नेतरहाट की पहाड़ियों को देखिए, नैनीताल का, जैसे कि आप जो नैनीताल के समकक्ष आपको यहां पर देखने को मिलेगा। पिगमेलियन पॉइंट है, यहां से आप सूर्योदय और सूर्यास्त को देखिएगा, तो एक प्रकृति का सौंदर्य जो है आपको समझ में आएगा कि क्या है प्रकृति, ठीक है, इसका सौंदर्य क्या है, कितनी सुंदरता है इस प्रकृति में। तो नेतरहाट कभी घूम करके आइएगा, ठीक है। और लातेहार जिले में आपका पड़ता है यह नेतरहाट पाट, और इसकी ऊंचाई जो है वह 1180 मीटर है। देखिए यहां इस जगह पर इस जगह लगभग लातेहार के पाट में नेतरहाट पहाड़ियां जो है पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई क्या है, आप यहां से देखिए, यहां सूर्योदय का सीन है। यहां से जब आप खड़ा होकर के पिगमेलियन पॉइंट से, नेतरहाट के पिगमेलियन पॉइंट से जब देखेंगे वहां सूर्योदय सूर्यास्त, तो आपको जो प्रकृति का सौंदर्य है, इसकी छटा एक अलग दिखाई देगी। नेतरहाट पाट का जो
क्या है, हाइट है 1180 मीटर है। कितना है? 1180 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1180 मीटर। और जो अभी हमने बात किया था पारसनाथ पहाड़ी का जो समेत शिखर है, उसका ऊंचाई 1365 मीटर। तो देखिए नेतरहाट पाट का ऊंचाई 1180 मीटर। इसी पाट क्षेत्र में जो 3 पाट क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, या गणेशपुर पाट जिसकी ऊंचाई है 1171 मीटर, क्या 1171 मीटर, जमीरा पाट 1142 मीटर। यह तीनों के तीनों पाट जो कि झारखंड के सबसे ऊंचे पाट हैं पाट क्षेत्र के, आपको याद रखने हैं। नेतरहाट पाट 1180 मीटर, गणेशपुर पाट 1171 मीटर, जमीरा पाट 1142 मीटर। झारखंड का लगभग सबसे ऊंचा भाग है ये पाट क्षेत्र, और पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ करके, ठीक है। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में से देखिए, ये जो पाट क्षेत्र है इसकी प्रमुख पहाड़ियों में से याद रखना आपको सानू पहाड़ी और सारऊ पहाड़ी। क्या है? सारऊ पहाड़ी, जिसे सरऊत पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या? सरऊत पहाड़ी भी कहा जाता है सारऊ पहाड़ी को। तो पाट क्षेत्र की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सानू पहाड़ी और सरऊत पहाड़ी, जिसे सारऊ पहाड़ी भी कहा जाता है, जो आपको दिख जाए। तो ये जो सारऊ पहाड़ी या सरऊत पहाड़ी है, ये गढ़वा के क्षेत्र में आपको, गढ़वा यहाँ यह क्या है? गढ़वा का क्षेत्र है। तो गढ़वा के क्षेत्र में आपको ये जो पाट क्षेत्र का मैंने बताया था कि गढ़वा को भी टच करता है, तो ये गढ़वा क्षेत्र में आपको सारऊ पहाड़ी या फिर सरऊत पहाड़ी यहां पर देखने को मिलेगा। ये क्या है? सरऊत की पहाड़ियां गढ़वा क्षेत्र में, ठीक है, सरऊत या फिर सारऊ। और इसे आप याद रखिएगा, झारखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। क्या? झारखंड का कश्मीर कहा जाता है किसे? पाट क्षेत्र के ये सरऊत पहाड़ी को। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पाट क्षेत्र की ये सरऊत पहाड़ी, सारऊ पहाड़ियां, ठीक है, सानू पहाड़ियां। तो ये क्या है? गढ़वा के क्षेत्र में है, झारखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। ये जो पाट क्षेत्र है जिसके में कि अलग अलग प्रकार की पहाड़ियां हैं, बहुत सारे आपको पाट देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े पठार हैं बहुत सारे। तो इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की नदियों का उद्गम स्थल है। दोस्तों जब हम बात करेंगे नदियों के बारे में, झारखंड की नदियां, तो आपको जो आपको यहां पर मैप से हम समझाएंगे, इसके बाद आपको कहीं भी ज्योग्राफी का क्लास करने का जरूरत नहीं होगा। इस प्रकार से आपको मैप के द्वारा अभी तक शायद ही पूरे यूट्यूब पर कोई पढ़ाया होगा। दोस्तों यहां मैप से हम पूरे झारखंड की नदियों को पढ़ाएंगे, आपको रटना कुछ भी नहीं होगा। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की नदियों का, इस पाट क्षेत्र जो आपको ये वाला क्षेत्र आप याद रखना है पूरा का पूरा, ये गुमला, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू के कुछ पाट को भी टच करता है। रांची के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में है, और ये जो पलामू का दक्षिणी हिस्सा है उस क्षेत्र में पूरा का पूरा पाट क्षेत्र है। ये लावा से निर्मित है। आगे हम लोग लास्ट जब करेंगे तो इसको समराइज भी कर देंगे। लावा निर्मित चट्टानों से बता है, यहां पर बॉक्साइट पूरा ज्यादा भरा मात्रा में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है। अब कहते हैं पाट क्षेत्र की पहाड़ियां तो हमने देख लिया, नदियों का अलग अलग प्रकार की नदियां यहां से निकलती हैं, जैसे कि उत्तरी कोयल नदी, शंख नदी, फुलझर नदी, सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। पाट क्षेत्र से जो उत्तरी कोयल नदी निकल करके सोन नदी में मिलती है, सबके बारे में बात करेंगे। एक बात है, बारवे का मैदान याद रखिएगा कि पाट क्षेत्र का एक बारवे का मैदान, आप जानते हैं कि यह पठार है। अब पठार में मैदानी भाग भी है, तो इसी पाट क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बारवे का मैदान, ठीक है। बारवे का मैदान कहां पाया जाता है? तो झारखंड के पाट क्षेत्र में। और पाट क्षेत्र का विस्तार कहां है? आपको याद हो गया होगा अभी तक, ठीक है। तो पाट क्षेत्र का विस्तार में जो एक मैदान पाया जाता है, बारवे का मैदान, और बारवे का मैदान इसी पाट क्षेत्र में है, जिसकी आकृति क्या है? तस्तरी नुमा। एक कटोरी आप लोग देखते होंगे तस्तरी के आकार का, तो इसकी आकृति क्या है? तस्तरी नुमा है बारवे का मैदान। तो ये हमने पूरा पाट क्षेत्र देखा। अब अगला जो है वो रांची का पठार है। देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार का ही ये सारा का सारा हिस्सा है, लेकिन चूंकि जिस क्षेत्र में यह पठार पड़ता है तो उसी का नाम दे दिया, रांची में पड़ता है रांची का पठार, ठीक है, इसीलिए इसे रांची का पठार नाम दिया गया है। अगर बात करें झारखंड में पठारों को लेकर के, तो ज्यादा जो ऊंचे ऊंचे पठार हैं आपको रांची में ही देखने को मिलेगा। जो ज्यादा संख्या में ऊंचे ऊंचे पठार हैं रांची के पठार में ही देखने को मिलेगा। रांची वाले भाग में जो पठार देखने को मिलता है, छोटा नागपुर का पठार, पठार का जो भाग है रांची के भाग में, तो वह क्या है? रांची का पठार है। क्या है? रांची का पठार है। और रांची के पठार झारखंड के पठारी भाग में सबसे ऊंचा है। क्या है? झारखंड के पठारी भाग में रांची का पठार सबसे ऊंचा है। याद रखिएगा, झारखंड के पठारों के भाग में रांची का पठार सबसे ऊंचा है अगर औसत ऊंचाई की बात करें, क्योंकि यहां पर छोटे बड़े 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 जो पठार हैं। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज ऊंचाई की, तो झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार का जो रांची का पठार है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कितना? 600 मीटर है। और रांची पठार लगभग फ्लैट है, चौरस है। आपको ये क्या होगा, मैंने बात इसके बारे में बात भी किया है कि जो रांची का पठार है, ये इसका जो पठार क्या होता है, नीचे भी बेस भी चौड़ा और ऊपर जो उसका सरफेस जो टॉप है वो भी चौड़ा होता है।
वो भी चौड़ा होता है। तो इसका जो रांची का ऊपर का पार्ट है लगभग फ्लैट है, चौरस है, ठीक है? याद रखिएगा रांची का पठार का ऊपर का भाग फ्लैट है, चौरस है। लेकिन इसका जो किनारा है, ये जो पठार है, तो ये लगभग ऊपर चौरस है, लेकिन किनारा क्या है? पूरा ढलान है, खड़ी है, स्टीप है पूरा। तो इस चौरस भाग से ये जो रांची का पठार है, इससे भी कई नदियाँ निकलती हैं। हम लोग नदियों के बारे में बात करेंगे कि रांची के पठार से कौन-सा नदियाँ निकलता है, पाट क्षेत्र से कौन-सा नदियाँ निकलता है, लातेहार के टोरी से कौन-सा नदी निकल रहा है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे वहाँ पर। लेकिन यह बात आप जानिए कि रांची के पठार से भी बहुत नदियाँ निकलती हैं और ये जो पठार है, रांची का पठार है, ये ऊपर वाला भाग तो चौरस है, लेकिन अगर इसके किनारे-किनारे पर देखें, तो किनारा इसका क्या है? पूरा स्टीप है, खड़ा ढलान है। तो खड़ा ढलान है और अगर अगर यहाँ से पानी गिरेगा, अगर ऊपर से पानी यहाँ से पानी निकलेगा और पानी गिरेगा, तो खड़ा ढलान से नीचे जब आएगा, तो ये क्या बना लेता है? वाटरफॉल बना लेता है। ये जलप्रपात बनाते हैं। जब हम पढ़ेंगे कि झारखंड के जलप्रपात, तो वहां पर पढ़ेंगे रांची के पठार से बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात, वाटरफॉल्स, झरना गिरता है, जिसको आपको जरूर देखने जाना चाहिए। रांची अगर आप कभी गए होंगे तो दसम फॉल गए होंगे, आप जौना फॉल गए होंगे, सदनी गाग फॉल गए होंगे, सदनी घाट गए होंगे, जौना, गौतम धारा, बूढ़ा घाग, लोधा घाग। तो ये सारे के सारे जो जलप्रपात हैं, जो झरना, आप लोग कभी जाइए रांची तो वहां पर देखिएगा दसम फॉल, वो जो एक बहुत ही अच्छा लगेगा आपको वहां पर जब जाइएगा। तो दसम फॉल, जौना फॉल, ठीक है, बूढ़ा घाग, हुंडरू फॉल, ठीक है। तो ये सब फॉल जो हैं वो आपके रांची के पठार के ऊपरी चौरस भाग से नीचे क्या होता है, जो एक खड़ा ढलान है उससे गिरते हुए जलप्रपात बनाता है, झरना बनाता है। तो रांची का पठार यह भाग हो गया रांची का पठार। अब आगे बात करते हैं। देखिए इसमें बूढ़ा घाग भाग है, जो लोधा घाग उसी को कहते हैं, हुंडरू, सदनी घाग, घाघरी, दसम, जौना तथा गौतम धारा, ये सारे के सारे जलप्रपात आपको कहां मिलेंगे? रांची के पठार पर ही मिलेंगे। आगे देखते हैं हजारीबाग का पठार। क्या है? हजारीबाग का पठार। जैसा कि रांची का पठार था वैसे ही हजारीबाग के क्षेत्र में है, तो हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार दो भागों में विभक्त है, ठीक है। हजारीबाग का पठार जो है, हजारीबाग प्लेटू, दो भागों में विभक्त है। देखिए अगर ये झारखंड है, ठीक है, मैप को आप ये मत लीजिएगा, ठीक है। ये अगर हजारीबाग का क्षेत्र है तो हजारीबाग का पठार दो भागों में विभक्त है, ठीक है। एक होता है निचला हजारीबाग का पठार और एक होता है ऊपरी हजारीबाग का पठार। क्या है? निचला हजारीबाग का पठार और एक है ऊपरी, ये है ऊपरी हजारीबाग का पठार और ये है निचला हजारीबाग का पठार। तो देखिए दोस्तों, ये हजारीबाग के क्षेत्र में, इसलिए हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। बात आगे हम लोग करेंगे कि जो हजारीबाग का पठार है आर्कियन कालीन चट्टानों से बना है, ठीक है। हजारीबाग का पठार है यह भी आर्कियन कालीन चट्टानों से बना है। और आर्कियन कालीन चट्टान जैसे ही आपको बोलेंगे आर्कियन चट्टान, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ग्रेनाइट। क्या आ जाना चाहिए? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, इस प्रकार की चट्टानें होंगी। तो ये सारा का कॉन्सेप्ट है, आपको रटना कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको बोला कि हजारीबाग का पठार जो है वह आर्कियन क्रम, छोटा नागपुर का पठार ही आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना है, हजारीबाग का पठार आर्कियन चट्टानों से बना है, लावा से निर्मित है, तो आर्कियन चट्टान जैसे ही बोला तो आपको याद हो जाना चाहिए, दिमाग में आ जाना चाहिए ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट प्रकार के चट्टान, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार के चट्टान जो है हजारीबाग का पठार, तो यह दो प्रकार के भागों में, दो भागों में विभक्त है। एक है आपका कौन सा? ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक है निचली हजारीबाग का पठार। और नीचे क्या हो गया? रांची का पठार। नीचे हो गया रांची का पठार और एक हो गया यहां हजारीबाग का, ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक हो गया निचला हजारीबाग का पठार। तो देखिए याद कीजिए, समझिएगा कि ये रांची का पठार इस तरह से है और ऊपरी हजारीबाग का पठार ये है। तो कहता है कि जो ऊपरी हजारीबाग का पठार है वो रांची के पठार के समानांतर फैला हुआ है। क्या है? रांची के पठार के समानांतर पैरेलल फैला हुआ है। अब इसके बीच में कौन आ गया भैया? इसके बीच में कौन आ गया? तो आज की बात नहीं है, आज से लगभग लाखों वर्ष पहले की बात है, ठीक है। तो यहां जो ये हजारीबाग का पठार और रांची का पठार आपस में मिले हुए थे। क्या थे? रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। देखिए हजारीबाग का पठार, देखिए जब हम बात करेंगे पूरे वर्ल्ड की, जब हम बात करेंगे भारतवर्ष की, या फिर पूरे पृथ्वी वर्ल्ड की बात करेंगे, तो पहले ये पूरा का पूरा क्या था? एक ही टुकड़ा था, एक ही भूखंड था और चारों ओर पानी फैला हुआ था। लेकिन पृथ्वी के नीचे प्लेट्स हैं, बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे, वो प्लेट्स आपस में टकरा रहा है और जब टकराएगा तो क्या होता है? टकराने से गर्म हो जाता है, धरती के नीचे का जो पार्ट है बहुत गर्म हो जाता है और वो क्या करता है? अब नहीं होगा, अब वो क्या करता है? बाहर उसके अंदर के चीज जो है, जो चट्टान है, जो लोहा, एल्यूमिनियम, जो निकेल, सिलिकॉन, सब कुछ क्या करता है? गर्म होकर के बाहर निकलने का कोशिश करता है और जो जगह जहां से इसको कमजोर लगता है वो बाहर आ जाता है। तो बाहर जब आएगा तो
उसको तोड़ते हुए वो जो प्लेट है, जो जिस प्लेट पर कोई भूखंड होगा तो उसको क्या करेगा, तोड़ देगा और धीरे धीरे करके ये क्या होता है, खिसकते जाता है, खिसकते जाता है, एक दूसरे से दूर जाता है। और अभी हम लोग जो जिस जगह पर हैं ये भी खिसक रहा होगा, नीचे खिसक रहा होगा, हमें पता नहीं चलता है। ये लाखों लाख वर्ष का प्रोसेस है। इसीलिए आज से पहले, लाखों वर्ष पहले भारत जो था वो दक्षिण अफ्रीका का पार्ट ही था। जैसे देखिए दक्षिण अफ्रीका अगर ये है और आप भारत में इस तरह का पार्ट देखते हैं, तो ये कहता है कि पहले ये जो भारत का, ये जो गुजरात वाला पार्ट है, ये पहले दक्षिण अफ्रीका का पार्ट था। ये बाद में क्या हो रहा है, धीरे 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 ये आपस से दूर जा रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण, प्लेट में घर्षाव के कारण, घर्षण के कारण। तो ये हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन यहां पर इस प्रकार से आप समझिए कि रांची का पठार जो है और हजारीबाग का पठार, ये क्या था, पहले मिला हुआ था। लेकिन जो दामोदर नदी है, आप आगे हम पढ़ेंगे आगे कि दामोदर नदी जिसका कि जो निकलता है कहां से, तो लातेहार का एक जगह है टोरी, छोटा नागपुर पठार में ही पड़ता है, लातेहार का एक जगह है टोरी, और यहां से ये निकलता है दामोदर नदी। और दामोदर नदी का जो बहाव है, ये दामोदर नदी लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, बोकारो, धनबाद से होते हुए कहां चला जाता है, तो ये चला जाता है आपका पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाता है। तो ये जो दामोदर नदी है, ये चलते गया और इसका बहाव से क्या हो रहा है, ये जो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, ये इसका बहाव से, पानी के बहाव से ये धीरे 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 करके इसको काटने लगा। क्या करने लगा, रांची और पठार, हजारीबाग का पठार जो आपस में मिला हुआ था, ये इसको क्या करने लगा, काटने लगा। और काटते 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 इसको अलग भूखंड बना दिया, हजारीबाग का पठार को, और रांची का पठार को अलग बना दिया। तो याद रखिएगा, रांची का पठार और ऊपरी हजारीबाग का पठार कभी आपस में मिले हुए थे, लेकिन तीसरा कोई आया, इन दोनों के बीच क्या हुआ, दरार पैदा कर दिया, फूट डाल दिया, और रांची का पठार अलग हो गया, हजारीबाग का पठार अलग हो गया। और करने वाला कौन है, तो दामोदर नदी का जो जल क्षेत्र है, दामोदर नदी का इसे कहा जाता है बेसिन। आपको हम जब नदी वाला पाठ पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे नदी द्रोणी क्या होता है, अपवाह क्षेत्र क्या होता है, बेसिन क्या होता है। जो एक नदी का अपना जल क्षेत्र होता है, जल ग्रहण क्षेत्र होता है, जिसमें वो क्या करती है, बहती है, वह एक द्रोणी बनाती है, नदी द्रोणी, बड़े बड़े नदियों का द्रोणी बनता है, नदी द्रोणी, उसे बेसिन कहा जाता है। तो देखिए, बात करेंगे हम लोग जब नदियां पढ़ेंगे, तो दामोदर नदी का बेसिन के द्वारा हजारीबाग का पठार और रांची का पठार क्या हो गया, अलग हो गया। अगर बात करेंगे हजारीबाग, ऊपरी हजारीबाग के पठार की, तो इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 600 मीटर है। कितना, 600 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं निचली हजारीबाग का पठार या फिर बाहरी पठार। क्या, निचली हजारीबाग का पठार या फिर बाहरी पठार। बाहरी पठार क्यों बोलते हैं दोस्तों, देखिए हमने बात किया एक हजारीबाग का पूरा पठार, हजारीबाग का पठार को दो भागों में बांटा गया, पहला ऊपरी हजारीबाग का पठार और यह है निचली हजारीबाग का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार का सबसे बाहरी भाग होने के कारण, छोटा नागपुर का पठार पूरा झारखंड में फैला हुआ है, और छोटा नागपुर का, और ये राजमहल की पहाड़ी को छोड़ करके, ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार का जो सबसे बाहरी भाग है, हजारीबाग है, ठीक है, यहां से इसके बाद तो बिहार चला आता है, तो सबसे बाहरी भाग होने के कारण निचली हजारीबाग पठार को, लोअर हजारीबाग प्लेटू को आउटर प्लेटू कहा जाता है या फिर बाहरी प्लेटू कहा जाता है। याद रखिएगा, बाहरी पठार। अगर बात करेंगे समुद्री तल से यह निचली हजारीबाग पठार का, तो इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। क्या है, 450 मीटर है, 450 मीटर है। और यह क्षेत्र जो है, यह जो क्षेत्र है झारखंड में, जो निचली हजारीबाग का पठार या फिर बाहरी पठार है, यह क्षेत्र झारखंड के पठारी क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला है, सबसे कम ऊंचाई वाला है। क्या है, सबसे कम ऊंचाई वाला है। कैसे है, तो आपने देख लिया, बाहरी पठार क्यों कहते हैं, छोटा नागपुर पठार के बाहरी भाग है, इसीलिए बाहरी हिस्सा होने के कारण। उसके बाद देखते हैं कि इसी क्षेत्र से गिरिडीह के पठार पर, देखिए यह हजारीबाग का पठार, पूरा का पूरा झारखंड, जब अभी थोड़ा सा मैप हम देखेंगे तो हजारीबाग का पठार में ही गिरिडीह आता है, और इसी पठार में, गिरिडीह के पठार में ही आपका क्या है, सम्मेद शिखर, पारसनाथ का शिखर, ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ी। तो कहता है इसी क्षेत्र में गिरिडीह का पठार, गिरिडीह का पठार पड़ता है, गिरिडीह वाले क्षेत्र में जो पठार होगा उसे गिरिडीह का पठार कह दिया। छोटा नागपुर का पठार ही है, उसी का पार्ट है, हजारीबाग पठार का ही पार्ट है, गिरिडीह में है, तो गिरिडीह का पठार। तो गिरिडीह पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ, ठीक है, यहां आपको लिखना है पारसनाथ, बराकर नदी घाटी के निकट। याद रखिएगा, जब हम पढ़ेंगे दामोदर नदी, तो दामोदर नदी का जो सहायक नदियों में बराकर नदी को भी पढ़ेंगे। तो कहता है कि बराकर नदी घाटी के निकट, बराकर गिरिडीह में, गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। सबसे पहले तो छोटा नागपुर पठार का, पहले झारखंड का, झारखंड में पारसनाथ, उसके बाद छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ का सम्मेद शिखर, उसके बाद हजारीबाग पठार में, अगर उसको और नीचे लेकर के जाएं तो बाद
बात करेंगे गिरिडीह के क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। और अब यह बात करते हैं, यह जो गिरिडीह का पठार है, यह जो निचली हजारीबाग पठार या फिर बाहरी पठार है, यह अत्यंत कठोर पैरोक्सिन ग्रेनाइट का टाइप होता है। हम बात करेंगे जब टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चट्टान पढ़ेंगे, तो वहां आपको बताएंगे। ग्रेनाइट तो आप लोग समझते हैं, लेकिन यह जो पैरोक्सिन ग्रेनाइट होता है यह बहुत ही कठोर होता है दोस्तों, बहुत ही हार्ड होता है। यह क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। और यही इसी पैरोक्सिन ग्रेनाइट से जो है यह निचली हजारीबाग पठार का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है? निचली हजारीबाग पठार का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हजारीबाग पठार। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर मैप में देख लेते हैं रांची का पठार और जो है क्या बोलते हैं, हजारीबाग का पठार। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र था, जिसको यहां से इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो क्या है, गढ़वा का कुछ पार्ट, पलामू का जो नीचे वाला पार्ट है, ये आपका गढ़वा, ये आपका क्या है, गढ़वा है, पलामू है, ये इधर लातेहार है। तो गढ़वा का कुछ पार्ट और पलामू का कुछ पार्ट से होते हुए ये जो क्षेत्र है आपको याद हो गया होगा, ये क्षेत्र कहलाता है पाट क्षेत्र। क्या कहलाता है? पाट लैंड या फिर पाट क्षेत्र। लावा से निर्मित है। यहां क्या होता है, आपका बॉक्साइट बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा। पाट क्षेत्र के बारे में हमने बात किया। और पाट क्षेत्र से के बाद जो रांची का पठार आपका पड़ता है, और रांची पठार से ही ये पाट क्षेत्र क्या है, उत्तर पश्चिमी दिशा में है। तो कलम चेंज, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इंक, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, रांची का पठार। अब ये यहां से जो शुरुआत होता है, ये क्या है आपका, ये नीचे क्या है, सिमडेगा है। आपको आपको जिला आपको याद होना चाहिए पूरे झारखंड पर। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिला में आप कंफ्यूज हो जाए, कौन जिला कहाँ है, कौन सा जो पार्ट है वो कहाँ है। आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ये पूरा का पूरा आपका रांची का पठार है। ये क्या है, रांची का पठार, ठीक है, रांची का पठार। अब ये जो पार्ट है रांची का पठार, ये क्या था, पाट क्षेत्र। और ऊपर में आपको ये क्या है, ये जो है उत्तरी नदी का, उत्तरी कोयल नदी का। अब यहां से इस प्रकार से जो है ये इधर जाएगा, ये कहां तक जाएगा, तो ये यहां तक, ये पूरा कहलाता है हजारीबाग का पठार। क्या कहलाता है? हजारीबाग का पठार। और इस क्षेत्र में यहां पर क्या हो जाता है, ये शुरू हो जाता है राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार। क्या होता है यहां के बाद, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ, यह भी थोड़ी देर में आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजमहल ट्रैप, राजमहल की पहाड़ियां। अब देखिए ये जो हजारीबाग का पठार है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक निचला हजारीबाग का पठार। इधर ही गिरिडीह है, इधर ही पारसनाथ वगैरह, ठीक है, कोडरमा वगैरह सब कुछ है। तो ऊपरी हजारीबाग का पठार, और बीच में ये क्षेत्र कौन सा है, बीच में जो ये क्षेत्र पड़ रहा है, बीच में ये क्षेत्र कौन सा है, तो यही है आपका दामोदर। देखिए लातेहार से निकलता है कौन, दामोदर नदी, और इस तरह से धनबाद, बोकारो, रामगढ़ होते हुए ये कहां चला जाता है, ये पश्चिम बंगाल में चला जाता है। तो दामोदर नदी का जो घाटी है, दामोदर नदी जो बेसिन है, ठीक है, ये दामोदर नदी बेसिन, इसी के द्वारा हजारीबाग पठार और रांची का पठार क्या हो गया, अलग हो गया। हजारीबाग का पठार और रांची का पठार क्या हो गया, दामोदर नदी बेसिन, दामोदर रिवर बेसिन के द्वारा, ये बेसिन के द्वारा क्या हो रहा है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे निचली नदी घाटी तथा मैदानी क्षेत्र। जो झारखंड में मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, जो नदी घाटियां पाई जाती हैं और जो कुछ पहाड़ियां हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो झारखंड का यह भाग, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है या फिर जो नदी घाटियों का जो क्षेत्र है, नदी घाटियां, जो भी नदी यहां पर है, शंख नदी है, बराकर नदी है, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, सोन नदी का थोड़ा सा पार्ट है, क्या बोलते हैं, दामोदर नदी। पूरा झारखंड का सबसे मुख्य नदी कौन सा है, दामोदर नदी, बीचों बीच फ्लो करता है। ये सब हम बात करेंगे आगे। तो जो नदी घाटियों के द्वारा या फिर नदी घाटी क्षेत्र है और उसके द्वारा जो अलग अलग मैदानी क्षेत्र बनाए गए हैं और उसमें जो पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, सबके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यह जो झारखंड का यह भाग, यानी कि जो नदी घाटियों वाला क्षेत्र, मैदानी वाला क्षेत्र है, यह भाग असमान नदी घाटियों, मतलब जो समान नहीं है, जो उबड़ खाबड़ या फिर छोटे बड़े इस प्रकार के नदी घाटियां एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर के बना है। जिसमें हम लोग देखेंगे चाईबासा का मैदान है, आपका ढाल भूम का मैदान है, पंच परगना का मैदान है, ठीक है, गंगा का मैदान है। तो इन सब मैदानी क्षेत्रों से मिलकर के बना है, ये मिलकर बना है। अगर बात करते हैं यह जो क्षेत्र है, चूंकि मैदानी क्षेत्र है, नदी घाटियों का क्षेत्र है, तो इस भाग की औसत ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर है। 150 से लेकर 300 मीटर है एवरेज ऊंचाई। देखिए एवरेज ऊंचाई है तो ऐसा नहीं कि 300 मीटर ही होगा। अभी हम बात करेंगे जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, उसकी ऊंचाई थोड़ा ज्यादा भी है। राजमहल की पहाड़ियां, उसकी ऊंचाई थोड़ा ज्यादा ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों, यह जो बात करते हैं कि
150 से 300 मीटर है और इसी क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियां भी स्थित है। इसी क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियां भी स्थित है और राजमहल की पहाड़ियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में राजमहल की पहाड़ियों को। इसके पहले जो हमने बात किया था भूगर्भिक इतिहास, उसमें राजमहल की पहाड़ियों को नहीं पढ़ा था। एक दिन आपका क्लास लेकर के वो सब बता देंगे। तो राजमहल की पहाड़ियां जो है जिसे राजमहल ट्रैप भी कहा जाता है। और ट्रैप का मतलब देखिए, जब जब धरती पर पहले भी मैं बता दिया कुछ नहीं था, तो धरती अपने अंदर से क्या कर रही थी, आग उगल रही थी, लावा मैग्मा उगल रही थी। और क्या हो रहा था, ये मैग्मा लावा जो है बाहर आकर के ठंडा हो जा रहा था और ठंडा होकर के चट्टान बना ले रहा था। क्या कर रहा था, चट्टान बना ले रहा था। अब ये एक दिन तो नहीं हो रहा है, ये लाखों लाखों करोड़ों वर्ष तक इस प्रकार से लावा उगलते गया और बाहर आकर के ठंडा होते गया, चट्टान बनते गया। और जो ये परत दर परत ये जो एक एक जाल बना दिया, ठीक है, चट्टानों का एक जाल बना दिया, तो उसी प्रकार के जालों से राजमहल का जो पहाड़ियों का जाल बना है, तो इसे ट्रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैप कहा जाता है। लावा के द्वारा निर्मित बहुत दिनों के से बनते गया, बिछा दिया, एक जाल बिछा दिया। तो राजमहल ट्रैप जो है यह कब बना है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो समय काल को किस प्रकार से बांटा गया है, आप जरूर देखिए जाकर के। प्री पैलियोजोइक युग, पैलियोजोइक युग, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो मेसोजोइक के जुरासिक काल में, जुरासिक जहां पर कि डायनासोर वगैरह का उत्पत्ति हुआ था, उस काल में लावा से निर्माण हुआ है राजमहल की पहाड़ियां का। राजमहल की पहाड़ियों में जो चट्टानें पाई जाती हैं वह ऐसा मतलब जो जब एज का इसका पता लगाया गया तो पता चला कि यह जुरासिक पार्क नहीं, जुरासिक समय का, जुरासिक काल का, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रैसिक युग है, जुरासिक युग है, इस प्रकार के युगों के बारे में पढ़ा था ना इससे पहले। तो जुरासिक युग में इस जो लावा, जो धरती अपने अंदर से लावा निकाल रही थी, उस जुरासिक युग में लावा से जो है राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। और ये राजमहल की पहाड़ियों का जो चट्टान है दोस्तों, देखिए राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियां जो है कुछ इस तरह, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं। राजमहल की पहाड़ियां ये कुछ इस तरह से इस क्षेत्र में है, ठीक है, इस क्षेत्र में है। अब कहता है इसका विस्तार जो है पूरा दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और उसके बाद साहेबगंज, इस प्रकार के क्षेत्रों में इसका राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है। और ये जो राजमहल की पहाड़ियों पर जो चट्टानें हैं, आप इधर देखिएगा जब आप पढ़िएगा क्या बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो मैकाल पर्वत श्रेणी या फिर जो विंध्याचल श्रेणी जो है, उसी का पूर्वी भाग है एक कैमूर की पहाड़ियां। क्या है, कैमूर की पहाड़ियां। और कैमूर की पहाड़ियां क्या है, सासाराम तक आती है, बिहार के सासाराम ये सब में। तो राजमहल की पहाड़ियों का चट्टान का विस्तार आपको कहा जाता है कि कैमूर की पहाड़ियों तक है, ठीक है, बिहार के कैमूर की पहाड़ियों तक है। याद रखिएगा, बिहार के कैमूर की पहाड़ियों तक राजमहल की पहाड़ियों के चट्टान का विस्तार है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे राजमहल की पहाड़ियों में क्या मिलता है। यहां पर जो है जो ये क्या बोलते हैं, राजमहल लावा से जो निर्मित हुआ है। अब देखिए क्या होता है, ये जो चट्टान बने यहां पर लावा से जो निर्मित हुआ चट्टान, इन चट्टानों का जब मैंने कहा था कि दिन प्रतिदिन समय बीतते जाता था और ये चट्टान जो है बह बह करके, अपर्दित होकर के, इसका एरोजन होकर के, अपक्षयन होकर के, टूट फूट करके क्या हो रहा था, अवसादी चट्टान बनाता था, ठीक है, ये बाहर जाता था बहा करके कहीं। तो इसके टूटने फूटने से, इन चट्टानों के टूटने फूटने से यहां पर राजमहल की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टियां, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टियां, यहां पर लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। आगे हम लोग मिट्टियों में पढ़ेंगे झारखंड में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो उस प्रकार का। और बॉक्साइट भी यहां से आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, खनिज में जो है यहां से आपको बॉक्साइट मिलेगा, ठीक है। एल्युमिनियम का वो एयर है, और है एस्क है, तो बॉक्साइट भी मिलेगा क्योंकि धरती के अंदर एल्युमिनियम भी है, वो भी अपने अंदर से एल्युमिनियम उगलेगी आग के तौर पर। तो ये बॉक्साइट वगैरह आपको राजमहल की पहाड़ियों से देखने को मिलेगा। तो हमने ये देखा कि राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ। तो याद रखिएगा, जुरासिक युग में लावा के बहने से, लावा के कारण, लावा के ठंडे होने से राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, जो कि कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तार है। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, याद रखिएगा संथाल परगना में दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग और साहेबगंज का मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भाग तक क्या है, अभी हम लोग मैप पर देख लेंगे, राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है। राजमहल की पहाड़ी जो है 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ी 2000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस क्षेत्र में, जो यह क्षेत्र निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र है, या फिर राजमहल की पहाड़ी, कई छोटी छोटी आपको पहाड़ियां मिलेगी। और यहां के जो नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है, टोंगरी कहा जाता है। नुकीली इस प्रकार की पहाड़ी को टोंगरी कहा जाता है, तथा गुंबद नुमा पहाड़ी को जो नुकीला ना हो उसको डोंगरी कहा जाता है। याद रखिएगा।
नुकीली पहाड़ी को टोंगरी और गुंबद नुमा पहाड़ को डोंगरी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी नदियों की घाटियां हैं, जैसे कि गंगा नदी की घाटियां आगे हम लोग देखेंगे, और भी बहुत सारे नदी घाटियां हैं, जैसे दामोदर, स्वर्ण रेखा, ये नदी घाटी क्षेत्र, जो नदी घाटी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र पढ़ रहे हैं अभी झारखंड का, तो इस क्षेत्र में अलग अलग जो नदियां हैं उसके नदी घाटियों को शामिल किया गया है, रिवर वैलीज को शामिल किया गया है, जिसमें कि स्वर्ण रेखा नदी का नदी घाटी, उत्तरी कोयल नदी का नदी घाटियों को इसमें शामिल किया गया, दक्षिणी कोयल नदी का नदी घाटी इसमें शामिल किया गया है, बराकर नदी, शंख नदी, अजय नदी, मोर नदी, ब्राह्मणी, गुमानी, बासलो, ये सब नदी जो है, इन सब नदी घाटियों को झारखंड के नदी घाटी क्षेत्र में शामिल किया गया, मैदानी क्षेत्र में। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो चाईबासा का मैदान सबसे प्रमुख है, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको अगर नदी घाटी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड में आपको चाईबासा का मैदान नहीं भूलना है। चाईबासा का मैदान प्रमुख है, और चाईबासा के मैदान का जो हम लोग बॉर्डर देखेंगे, हम लोग मैप पर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए ये सारे के सारे बात। अब यहां से देखते हैं, इसको मैप पर हम लिख लेते हैं। ये है आपका पाट क्षेत्र, भूलेंगे तो नहीं। ठीक है, पाट क्षेत्र त्रिभुजाकार, ये हो गया आपका पाट क्षेत्र। उसके बाद पेन चेंज करके दूसरा क्षेत्र बनाते हैं। ये आपका पाट क्षेत्र के बाद जो जो क्षेत्र है, ये वाला, ये रांची का पठार, आपको याद है रांची का पठार, इस प्रकार से रांची का पठार। इधर ये जो आपका इधर सोन नदी से उत्तरी कोयल नदी का घाटी जो बनाता है, उत्तरी नदी का घाटी, उत्तरी कोयल नदी का बेसिन, ये है उत्तरी कोयल नदी। अब हम जब कोयल नदी को देखेंगे तो इस क्षेत्र में, गढ़वा क्षेत्र में, जो उत्तरी कोयल नदी सोन नदी से सहायक नदी जो बनाती है, तो उत्तरी कोयल नदी का जो क्षेत्र है उसको उत्तरी कोयल नदी का नदी घाटी क्षेत्र कहा जाता है, या फिर बेसिन कहा जाता है, उत्तरी कोयल नदी का बेसिन। उसके बाद ये पाट क्षेत्र हो गया, ये रांची का पठार हो गया, क्या हो गया, रांची का पठार हो गया। उसके बाद ये जो ऊपर में है, ऊपर में जो क्षेत्र है, ये यहीं से जो निकलता है, ये आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक, ये हो गया आपका हजारीबाग का पठार। क्या हो गया, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पठार, हजारीबाग प्लेटू बोल सकते हैं। हजारीबाग पठार को दो पार्टों में बांटा गया है, हजारीबाग पठार को दो पार्टों में बांटा गया है। ये आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, ये क्या है, ऊपरी हजारीबाग का, और ये निचली हजारीबाग का पठार। ये ऊपरी हजारीबाग का पठार और रांची का पठार आप देख रहे होंगे कि समानांतर है। पहले कभी ये दोनों मिले हुए थे दोनों। ठीक है, लेकिन ये जो दामोदर नदी जो यहां से निकला है पाट क्षेत्र से, छोटा नागपुर क्षेत्र जो पठार है उसके लातेहार से, आप बोल सकते हैं पाट क्षेत्र से, तो यहां से जो निकला है दामोदर नदी घाटी, तो ये दामोदर नदी घाटी का जो बेसिन है, जो नदी द्रोणी है, जो जल क्षेत्र है, वो क्या कर रहा है, इस दोनों क्षेत्र के बीच से गुजरा और उसको काट काट करके हजारीबाग पठार और रांची पठार को क्या किया, अलग कर दिया। कौन किया, तो दामोदर नदी का बेसिन किया। ठीक है, दामोदर नदी याद रखिएगा, यही है पूरा का पूरा झारखंड का क्या पूरा धरातलीय स्वरूप। तो दामोदर नदी बेसिन जो है, इसको इसको इस प्रकार से काट करके अलग कर दिया। ठीक है, इसको इस प्रकार से काट करके अलग। अब यहां से जो शुरू होता है, ये आपका राजमहल की पहाड़ियों का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, यहां से आपका राजमहल की पहाड़ियों का शुरुआत हो जाता है। और ये जो क्षेत्र है आपका, देखिए यहां से, जब आप जानते होंगे कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी पार करती है, और गंगा नदी जो साहेबगंज झारखंड के की एक जिला साहेबगंज से पार करती है, तो जो गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र है, ये आपका गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र हो गया। तो झारखंड में गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, साहेबगंज, राजमहल, इन सब क्षेत्रों में। ठीक है, और ये आपका हो गया राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां जिसका विस्तार कहां है, तो साहेबगंज के दक्षिणी हिस्से में, मध्यवर्ती हिस्से में, वहीं पर पाकुड़ के ये पाकुड़ इधर है, दुमका, गोड्डा, देवघर, ये सब क्षेत्र में आपका राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार है। अगर बात करते हैं चाईबासा के मैदान की, तो देखिए ये क्या हो गया, ये सिमडेगा, आपको इससे पहले हमने बात किया है ना जिलों में, तो यहां पर जो आपको छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, ये है आपका सिमडेगा का पठार। क्या है, सिमडेगा का पठार, सिमडेगा का पठार। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं चाईबासा के मैदान की, तो चाईबासा जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इन सब में आपको ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो गया चाईबासा का मैदान। क्या हो गया, चाईबासा का मैदानी क्षेत्र। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र से इस पार्ट देखिए सिमडेगा का पठार है, नीचे जो है ये जो आपका कोल्हान क्रम की जो चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको याद होगा, तो कोल्हान पहाड़ियां आपका क्या है नीचे में,
ठीक है, कोल्हान इसके इसके दक्षिण में क्या है, कोल्हान की पहाड़ियाँ हैं। अगर इसके पूर्व की बात करें, तो इसके पूर्व में चाईबासा के पूर्व में कौन-सा है? तो पूर्व में इधर देखिए, चाईबासा के पूर्व में ये है आपका ढालभूम। इस क्षेत्र में आपका क्या मिलेगा? ये इस तरह से ये है आपका ढालभूम का क्षेत्र, ढालभूम का क्षेत्र, और ढालभूम की पहाड़ियाँ आपको क्या मिलेगा? इसके पूर्व क्षेत्र में। और ये जो यहाँ आपको दिख रहा है इसके उत्तर में, ये है आपका पोरहाट का मैदान। क्या है? पोरहाट का मैदान। तो पूरा क्या हो गया? चाईबासा के पूर्व में उत्तर में क्या है? चाईबासा के उत्तर में, चाईबासा के मैदान के उत्तर में आपको क्या हो गया? पोरहाट का मैदान। नीचे हो गया ढालभूम, कोल्हान का पहाड़ियाँ। यहीं पूरब में हो गया ढालभूम, इधर हो गया, इधर पश्चिम की तरफ सिमडेगा का पठार। तो ये इसका पूरा क्या है? पूरा का पूरा इसका क्या हो गया? या उसका बॉर्डर हो गया। और ये जो बीच में आपका जो पार्ट बच रहा है, ये आपका कहलाता है पंच परगनिया का मैदान, पंच परगना का मैदान, पंच परगना का मैदान। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा आपका एक झारखंड का धरातलीय स्वरूप हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि झारखंड में जो किस प्रकार के छोटा नागपुर पठार को और किस पार्टों में बांट करके झारखंड को हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक रिकैप इसका ले ले, तो ये जो पार्ट है इसका क्या हो गया? पाट क्षेत्र ये जो लावा से निर्मित है। क्या है? लावा निर्मित है, पाट लैंड भी बोलते हैं, लावा निर्मित है। और इसमें आपको बॉक्साइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा, बॉक्साइट। ठीक है। और यहाँ से बीचों बीच यहीं से इसी क्षेत्र से बीचों बीच आपका क्या हो रहा है? बीचों बीच ये दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के इस साइड में, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपको केवल समझाने के लिए है, ठीक है। दामोदर नदी का ये जो बेसिन है, दामोदर नदी का बेसिन, ठीक है, इसके इस साइड में क्या हो गया? हजारीबाग का पठार, हजारीबाग पठार, जिसमें कि हम लोग देखें उत्तरी ऊपरी हजारीबाग पठार, निचली हजारीबाग पठार। और ये पार्ट क्या हो गया? रांची का पठार। ये क्या हो गया? रांची का पठार। ठीक है। अब ये है ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र। ये पार्ट आपका क्या हो गया? मैदानी क्षेत्र। इधर आपका पूरा मैदानी क्षेत्र है, जिसमें कि कोल्हान की पहाड़ियाँ हैं, सिंहभूम का भी पहाड़ियाँ हैं, जो कि धारवाड़ चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है। सिंहभूम ये इधर क्या है? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो ये सिंहभूम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। ये नीचे हमने बात किया था ना कि कोल्हान क्षेत्र में, कोल्हान क्रम की जो चट्टान है, वो झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान हो गया। और इस पार्ट में जो आपको देखने को मिलेगा, इस पार्ट पूरा इधर इधर वाला पार्ट में क्या है? ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। क्या है? राजमहल की पहाड़ियां। और देखिए दोस्तों, अगर आप पिछले क्लास में देखे होंगे, तो केवल झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र गढ़वा है जिसमें कि विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम से की चट्टानों से बना हुआ यहां पर पहाड़ पठार देखेंगे आप। ठीक है। जहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानों का बात आ गया, तो आपको याद होना चाहिए बलवा पत्थर। ठीक है। वहीं पर चूना पत्थर, ये सब आपको याद होना चाहिए। और बलवा पत्थर, चूना पत्थर से बनकर क्या बनता है? संगमरमर वगैरह। तो झारखंड में हर कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हर कुछ मिल रहा है। विंध्यन क्रम की चट्टानों से आपको अधात्विक जो चीजें मिल रही है, नॉन मेटल्स, जैसे कि संगमरमर, चूना पत्थर या और जो बलवा पत्थर है, ये सब मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको बक्साइट वगैरह मिल जा रहा है। हजारीबाग पठार ये सब जो है आर्केन चट्टानों से बना है। तो ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये सब याद रखना है आपको। ठीक है। और मैंने बताया था कि जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है। आपको याद है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ये बना हुआ है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। और अगर आपको गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो गोंडवाना क्या है? बहुत दिन के बाद है। जब समय काल आप पढ़िएगा, तो गोंडवाना क्रम के चट्टान जब बने, तो उस समय तक जीव जंतु बन चुके थे, और वह दब दब के उसका जीवाश्म के द्वारा यहां कोयला बन गया बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है। तो जो दामोदर नदी घाटी का जो बेसिन क्षेत्र है, इसके आसपास कोयला का भंडार है। ठीक है। कोयला का भंडार है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला का भंडार है। इसीलिए उत्तरी छोटा नागपुर के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? झारखंड का रूर प्रदेश। क्या कहा जाता है? झारखंड का रूर प्रदेश। जब हम दामोदर नदी को पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे ही। तो इसे कहा जाता है झारखंड का रूर प्रदेश। रूर क्यों? तो जर्मनी में एक रूर ऐसा क्षेत्र है जहां कोयला वगैरह बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संपदा वहां बहुत ज्यादा पाया जाता है, और झारखंड में भी पाया जाता है। इसीलिए इसे उत्तरी छोटा नागपुर को कहा जाता है झारखंड का रूर प्रदेश। गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है, ये दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है, यहां से आपको अलग अलग जगह गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसके पहले आप लोग देख लीजिएगा क्लास को, तो यहां पर कोयला मिलेगा। गोंडवाना बोले कोयला याद रखिएगा। ठीक है।
आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान बोलेंगे तो आपको लोहा वगैरह याद रखना है, खनिज वगैरह। तो आपको इससे पहले हमने बताया भी था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क का श्रृंखला भी कहा जाता है, याद है? तो ये लोहा वगैरह आपको याद रखना है। तो इस क्षेत्र में आपको लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मिलेगा, इधर बॉक्साइट मिलेगा। और जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये जुरासिक के युग से बना है, तो इधर आपको क्या मिलेगा? इधर भी बॉक्साइट वगैरह जो खनिज वगैरह में मिलेगा। मिट्टी मिट्टी में आपको लाल मिट्टी वगैरह मिलेगा, ठीक है? लाल मिट्टी ये सब। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पाट क्षेत्र हो गया, झारखंड का पूरा धरातलीय स्वरूप याद हुआ। ये हो गया आपका पाट क्षेत्र, रांची का पठार, ये हजारीबाग का पठार जिसमें कि आपको पारसनाथ की पहाड़ियां भी है, ठीक है? समेत शिखर। पाट क्षेत्र में क्या क्या है? 3 पाट को हमने याद रखा, नेतरहाट का पाट, गणेशपुर का पाट और जमीरा का पाट। उसकी ऊंचाइयों को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए ये मैदानी क्षेत्र है, ये सिमडेगा का मैदान है, सिमडेगा का पठार, ठीक है? तो ये सब क्षेत्रों में क्या-क्या खनिज लवण, खनिज का एक अलग से हम चैप्टर करेंगे, जिसमें आपको यह देखिए कुछ भी रटना नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बहुत ज़्यादा खनिज जमा जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा। विंध्यन क्रम की चट्टान, संगमरमर वगैरह मिलेगा, जहाँ पर विंध्यन क्रम का चट्टान ज़्यादा मिलेगा। संगमरमर होगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर ये सब। अगर जो आर्कियन क्रम की चट्टानों में भी खनिज बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। अगर गोंडवाना क्या बोलते हैं कि जुरासिक युग के बारे में बात करें तो बॉक्साइट वगैरह मिलेगा। जो ये लावा निर्मित पाट क्षेत्र है, यहाँ से भी बॉक्साइट वगैरह मिलेगा। तो खनिज वगैरह सब जगह से मिल रहा है, ठीक है? तो इसके पहले के क्लास को आप देखिएगा, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और आज का क्लास में हम लोगों ने देखा झारखंड का धरातलीय स्वरूप। इसके बाद हम मैप से पूरा नदियों को पढ़ेंगे कि कौन सा नदी कहां से निकल रहा है, किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजर रहा है, उसमें सहायक नदियां किधर से होकर के आती हैं, सब कुछ मैप से देखेंगे। आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। यह हम लोगों ने देख लिया झारखंड का धरातलीय स्वरूप। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जिससे हमें पता नहीं चल पाता है कि किस प्रकार का आपको क्लास लगता है। तो जरूर कमेंट भी करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच हमारे चैनल को, अपने परीक्षा हॉल 247 को जरूर फैलाएं। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने को प्रतिबद्ध हैं। मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत के लिए सपोर्ट की जरूरत है। मेहनत के लिए दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है। आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मनोबल मिलता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं